हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमारी चल रही है इस यहाँ पे पॉलिटी की सीरीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी जेके एसएसबी एग्ज़ाम। सो हम स्टार्ट किया होता फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पे 2 क्लासेस जो है हमारी हो गई हैं। फॉर वेरी फर्स्ट क्लास में हमने 3 फीचर जो हैं वो डिस्कस किए थे। लेंथीस एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किया था डिस्कस हमने, और फेडरल एंड यूनिटरी बाइस किया था हमने, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो कल का प्रीवियस क्लासेस में हमने जो किया है वो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और सेकुलर स्टेट फंडामेंटल ड्यूटी। ये हमने जो है कल की क्लास में जो है डिस्कस किए थे इसके फीचर। तो आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं, और आगे इसके और जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने यहाँ तक कर लिया था सेकुलर स्टेट तक। आज हम करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. Every citizen who is not less than 18 year of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, लिटरेसी एंड सो ऑन। ठीक है, कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है अडॉप्ट किया गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिंपली मतलब होता है कि जो लोग जो हैं 18 साल के हैं, मतलब 18 ईयर के हैं, उनको राइट है वोट करने का। ठीक है, उनके पास जो है वोट करने का अधिकार है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे ही जो है हमारी इलेक्शन होती है लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, ओके। तो देखिए, एवरी सिटीजन हैज़ हु इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज हैज़ अ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो भी पर्सन जो है 18 ईयर से कम एज का नहीं, मतलब वो 18 ईयर का है, उसके पास राइट है कि वो वोट कर सकता है। ठीक है, उसके उसके वोटिंग करने पे कोई किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, या जेंडर के बेस पे, या लिटरेसी के बेसिस पे एंड सो ऑन। और भी जितने तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उस वोटिंग करने के लिए उस पे जो है किसी तरह का भेदभाव जो है उसके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू 18 ईयर फ्रॉम 21 ईयर इन 1989। पहले जो है वोटिंग की जो एज है वो कितनी थी, 21 ईयर। जो 21 ईयर्स के होते थे एडल्ट वही वोट कर सकते थे, लेकिन 1989 में जो है 61 कॉन्स्टिट्यूशन 1981 में जो है 21 एज को जो है 18 कर दिया गया। इसको कम करके कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया, कि जो अब 18 ईयर्स के होंगे उनके पास जो है राइट है कि वो वोट जो है वो कर सकते हैं। और ये जो वोटिंग एज जो है ये चेंज किस अमेंडमेंट से हुई थी, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। 1988 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 61st। उसमें जो है वोटिंग एज को जो है चेंज करके 21 से 18 जो है कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये इन्फोर्स में कब आया, 1989 में। एक्ट कब हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1988 में। लेकिन इस अमेंडमेंट को जो लाया गया, इसको फोर्स में कब लाया गया, 1989 में। ठीक है, देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड, इन्हांस द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ कॉमन पीपल, अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, अनेबल मिनॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड ओपन अ न्यू होप्स फॉर द वीकर सेशन। देखो, ये हमारा जो हम वोट करते हैं, वोट जो है हमारा क्या है, एक पॉलिटिकल राइट है। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉलिटिकल राइट है। इससे क्या होता है कि हर एक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है वो फील करता है कि मैं क्या हूँ, इक्वल हूँ। ठीक है, हर एक बेसिस पे क्यों मैं क्या हूँ, इक्वल है। क्योंकि जब वोटिंग होती है, जब इलेक्शन होती है, तो हर एक पर्सन विदाउट एनी रिटेंडेंस, बिना छोड़े जो है यूनिवर्सली जो है इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। और हर एक जो है 18 ईयर्स के जो होते हैं, 18 ईयर्स से जितने भी सिटीज़न होते हैं, वो एडल्ट होते हैं, वो सारे जो हैं वे वोट करते हैं। ठीक है, और वोटिंग से क्या होता है, हम अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारी डिमांड्स होगी, जो हमारी एस्पिरेशन होगी, जो किसके सामने रखता है, गवर्नमेंट के सामने रखता है। ठीक है,
तो इससे क्या हो रहा है, एक एक इंसान जो है, एक सिटीज़न जो है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है ना, उसकी खुद के जो प्रेस्टीज हैं कॉमन पीपल के, वो जो है इन्हांस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो इसमें क्या प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि एक पर्सन जो है उसको इक्वलिटी फील हो रहा है कि हाँ मैं इस कंट्री में इक्वल हूँ। ठीक है, तो उसके सारे एक जो वीकर सेक्शन है हमारी, है ना, पुअर सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए भी क्या है, एक होप जो है न्यू जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आई होप आपका इतना समझ आया होगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, जिसमें जो है हर एक एडल्ट जो 18 ईयर का है उसके पास जो है राइट है वोट करने का। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। इसकी आप सिर्फ इसकी जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज जहाँ से बन सकता है, आपसे एज पूछ ली जा सकती है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस अमेंडमेंट के तहत जो है एज को जो है 21 से 18 जो है रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपने इम्पोर्टेंट जो है इसके पॉइंट जो है, आपने जो इसके फैक्ट हैं वो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल एंड envisages dual polity, it provide for only a single citizenship, that is the Indian citizenship. In India, all the citizens irrespective of state in which they are born or reside enjoy the same political and civil right of the citizenship all over the country, and no discrimination is made between them excepting in a few cases like tribal area, Jammu and Kashmir and so on. देखिए अब इंडिया जो है ना, इसमें क्या है, सिंगल सिटीजनशिप रखी गई है ना। सभी हर एक इंडिविजुअल के पास, चाहे वो किसी भी स्टेट में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, हरियाणा में रह रहा है, जहाँ पंजाब रह रहा है, हरियाणा रह रहा है, सॉरी जम्मू कश्मीर बोल दिया मैंने, पंजाब रह रहा है, जहाँ हरियाणा रह रहा है, या किसी भी स्टेट में रह रहा है। ठीक है, तमिल में रह रहा है, कर्नाटका में रह रहा है, किसी भी स्टेट में रह रहा है, चाहे वो जहाँ पे भी बॉर्न हुआ है, पर उसके पास सिर्फ जो है एक ही सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। वो क्या सिटीजनशिप है उसके पास, इंडिया की सिटीजनशिप है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ हमारे यहाँ पे क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप है। ड्यूल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे पास पूरी कंट्री, जो हम जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उसकी सिटीजनशिप भी हो हमारे पास, लेकिन जिस स्टेट में हम, उस कंट्री की जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उसकी भी हमारे पास सिटीजनशिप हो। ठीक है, तो इंडिया में जो है क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, चाहे कोई इंसान किसी भी स्टेट का है। ठीक है, कोई भी सिटीज़न जो है किसी भी स्टेट का है, लेकिन उसके पास सिर्फ क्या होगी, एक ही सिटीजनशिप होगी, वो होगी इंडिया की, और वो इंडिया की किसी भी स्टेट में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है आ जा सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, पूरी इंडिया की क्या है, सिटीजनशिप है। ठीक है, और उसके इस बेसिस पे उसके साथ जो है किसी तरह का जो है कोई भी भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा, इसके बेसिस पे नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन दैम। उस इस बेसिस पे जो है उसके साथ किसी भी तरह का कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, पहले जो, अब देखिए मैंने बीच में जो है JNK बोल दिया था, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, जैसे देखिए ट्राइबल एरियाज़ जैसे हो गए, कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हो गए ट्राइबल्स एरिया, उस केसेस में जो है कुछ तरह का रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी ड्यूटी जो है बिफोर 2019 से पहले जो है हमारी जो स्टेट है, पहले क्या थी, JNK एक स्टेट थी। अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हुआ 2019 में, उसके बाद से हमारी स्टेट जो है उसको क्या कर दिया गया, उसको UT बना दिया गया। ठीक है, और JNK स्टेट जो है, पहले जब स्टेट थी तो इसमें क्या आता था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इसके बीच में आता था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, इसको सेपरेट कर दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया और UT बना दिया गया, और 2 UT बना के 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर गया, 2 UT बना दिया गया, एक होगी हमारी लद्दाख UT और एक होगी हमारी JNK UT। लेकिन मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले 2019 से पहले हमारी जो JNK है ये एक स्टेट थी। ठीक है, इसके पास कुछ स्पेशल राइट थे अपने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 370 आर्टिकल 370 एंड 35A के अकॉर्डिंग जो है इनके पास, हमारी स्टेट के पास जो है कुछ स्पेशल राइट्स थे। ठीक है, और कोई भी जो है बाहर का जो आके यहाँ पे जो है लैंड जो है नहीं खरीद सकता, लैंड परचेज नहीं कर सकता था।
ठीक है। तो लेकिन उस वक़्त जो है नहीं कर सकता था, और जो जे-एंड-के की जो स्टेट के जो सिटीज़न थे, उनके पास जो है ड्यूल सिटीज़नशिप थी उस टाइम पे। एक तो उनके पास जे-एंड-के की सिटीज़नशिप भी थी, और दूसरी जो है उनके पास इंडिया की सिटीज़नशिप भी थी, ठीक है। ओके, समझ आया यहाँ पे? तो इसमें ये क्या था कि पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर में आके जो है कोई भी जो है परमानेंटली जो है सेटल नहीं हो सकता था, बाहर का कोई आके, बाहर की स्टेट का कोई आके यहाँ पे लैंड नहीं परचेज कर सकता था। लेकिन अभी ये 2000 एक्ट 2019 एक्ट के बाद जो है ये सारे बैरियर्स जो हैं ये ख़त्म हो गए। 370 जो है एब्रोगेट कर दिया गया। 35A जो स्पेशल प्रिविलेजेस देता था, इसको भी क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगल सिटीजनशिप के रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट देखो, थ्री टायर गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा हमारा। हमने ये तो कितने दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो है एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है ना, तो और फेडरल सिस्टम है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, मतलब पावर्स को सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। बट बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है उनको लगा कि सेंटर और स्टेट का तो ठीक है, वहाँ पे तो जो है गवर्नमेंट जो है अच्छे से हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो है लोकल लेवल पे भी जो है एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोकल रूरल एरियाज़ जो हैं, अर्बन एरिया, रूरल लेवल पे जो है, विलेज लेवल, लोकल लेवल पे जो है जो गवर्नमेंट है उसको जो है एडमिनिस्ट्रेट करे, उसको रन करे, ठीक है। ओरिजिनली the Indian Constitution, like any other federal constitution, provide for a dual polity and contain provision with regard to the organization and power of the center and the state. Originally जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे 2 टायर गवर्नमेंट है, मतलब ड्यूल पॉलिटी है, वहाँ पे सेंटर और स्टेट ही है। इंडिया ने भी ये फॉलो किया था, पहले सिर्फ सेंटर और स्टेट ड्यूल पॉलिटी ही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट बाद में जो है हाँ, ये हमारे गवर्नमेंट है उसको लगा कि नहीं, जो है लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, जो हमारे लोकल लेवल पे जो है गवर्नमेंट जो बनाई जाए, जो लोकल लेवल पे जो है एडमिनिस्ट्रेट करे, ठीक है। तो लेटर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है। दो अमेंडमेंट हुई, कौन सी, एक तो 73rd हुई और एक 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई। और कब हुई थी ये, 1992 में। ये दोनों अमेंडमेंट कब हुई, 1992 में। हैव एडिड अ 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जो है 3rd टायर जो है गवर्नमेंट का उसको ऐड किया, विच इज़ अ लोकल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी। लोकल मतलब अर्बन लेवल पे होगी, और विलेज लेवल पे जो है गवर्नमेंट जो है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। 73rd जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है लोकल लेवल जो है पंचायत, ग्राम पंचायत, रूरल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको ऐड किया गया। लेकिन 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुई उसमें जो है म्यूनसिपैलिटी जो है उसको ऐड ऑन किया गया, ठीक है। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 गिव कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन टू द पंचायत। इसमें क्या है, एक पंचायत को रिकॉग्नाइजेशन दी गई कि हर एक जो है विलेज लेवल पे जो है क्या होगी, पंचायत होगी। हर एक विलेज में एक पंचायत होगी जो क्या करेगी, उस विलेज को जो है एडमिनिस्ट्रेट करेगी। ये रूरल लोकल गवर्नमेंट, इसको ये क्या कहलाएगी, रूरल लोकल गवर्नमेंट कहलाएगी। अभी आप देखते हैं कि आपके जो है पंचायत के जो है इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें आपके पंच सरपंचेस जो हैं आपकी विलेज को जो है क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है बाय एडिंग ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लाई गई पंचायत लेवल पे, बाय एडिंग अ न्यू पार्ट, इसमें न्यू पार्ट, सॉरी यहाँ पे जो है ये टाइपिंग कुछ एरर हो गया, ये 7 यहाँ पे 11 पार्ट नहीं था, ये 73rd जो है ये 9th पार्ट था। एक मिनट में करेक्शन कर देती हूँ। यहाँ पे जो है ये 9th है, ठीक है। पार्ट 9 जो है ऐड किया गया, यहाँ पे भी दोनों जगह जो है 9th ए है, ओके। तो ठीक है, तो देखिए इसमें देखो, बाय एडिंग अ न्यू पार्ट 9th एंड अ न्यू शेड्यूल 11 टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके,
तो यहाँ पे मैंने करेक्शन बोल दिया आपको, पीडीएफ में मैं कर दूँगी, ठीक है करेक्शन। तो बाय एडिंग अ न्यू पार्ट 9th एंड न्यू शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो 73rd अमेंडमेंट जो लाई गई, जिसमें जो है पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, तो ये किस पार्ट में रखा गया इसको, न्यू पार्ट 9th, और शेड्यूल कौन सा हो कि कौन से में ऐड किया गया इसको, शेड्यूल जो है वो 11th ही था, सिर्फ ये पार्ट में करेक्शन थी, वो 9th पार्ट एंड न्यू शेड्यूल 11 to the Constitution. Similarly, the 74th Amendment Act 1992 give recognition to the municipality, और 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, इसमें जो है म्यूनसिपैलिटी को जो है लाया गया, जो कौन सी होगी आपकी अर्बन लोकल लेवल पे होगी। पंचायत के लेवल, जो पंचायत जो गवर्नमेंट है उसमें 3 तरह की गवर्नमेंट आएंगी आपकी, जैसे ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है आपकी जो है इलेक्शन करवाई जाएंगी, ठीक है। उसी तरह से जो है म्यूनसिपैलिटी जो है उसको 9th ए में और शेड्यूल 12th में जो है उसको ऐड किया गया म्यूनसिपैलिटी के प्रोविजन को, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्री टायर गवर्नमेंट, ठीक है, जो क्या करेगी, 3 टायर गवर्नमेंट क्या करेगी, विलेज लेवल पे जो है एडमिनिस्ट्रेट करेगी, गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी जो क्या करेगी, विलेज को जो है एडमिनिस्ट्रेट करेगी। जैसे हमारे आप देखते हैं विलेज लेवल पे सरपंच जो है उनको इलेक्ट किया जाता है, और क्या, और पंचेस जो है हमारी विलेज को जो है एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिपेंडेंट बॉडी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 तरह के जो है ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव हु एग्जीक्यूट द लॉ, जो लॉ जो है लेजिस्लेटिव बनाएंगे उनको जो है एग्जीक्यूट कौन करेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, एंड जुडिशियल जो है, जुडिशरी जो है हमारी जो क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी कि वेदर ए लॉ इज़ बेनिफिशियल फॉर द वेलबिंग ऑफ द नेशन और नॉट, ठीक है। वो डिसाइड करेगी क्या ये लॉ हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। बट ऑल्सो इस्टेब्लिश सर्टन इंडिपेंडेंट बॉडी, पर उसके साथ साथ ये 3 ऑर्गन्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं इंडिया के, लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ जो है इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो हैं वो भी इस्टेब्लिश की गई। क्यों इस्टेब्लिश की, क्योंकि हमारी कंट्री जो है इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है, तो उसकी वजह से क्या किया गया, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी भी जो है वो बनाई गई। जैसे इलेक्शन कमीशन, हमें इलेक्शन कमीशन बनाएगी। इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इलेक्शन कमीशन जो है हमारी जो कंट्री में जो इलेक्शंस जो है करवाई जाती हैं, उन इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है। इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इलेक्शन को कंडक्ट कराती है कि इलेक्शन जो है फ्री और फेयर तरीके से जो है इलेक्शन जो है कंडक्ट कराए जा सकें। जैसे इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, और ये किस किस की इलेक्शन कराती है, पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर्स की हो गई, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सब की जो है इलेक्शन करवाने का काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है, जो इंश्योर करती है कि जो इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर तरीके से बिना किसी गड़बड़ी की जो है करवाई जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो कंट्रोलर और ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है कि ये क्या करता है कि जो इंडिया के जितने भी अकाउंट हैं ये ऑडिट करता है। ऑडिट करता है, क्या ऑडिट करता है, अकाउंट जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, ठीक है, जो उनका खर्च हो रहा है, जो उनके पास फंड्स जा रहे हैं, उस चीज़ का ऑडिट करता है कि जो सेंटर और स्टेट के पास जो फंड प्रोवाइड करवाया गया था उनको, जिन स्कीम्स के लिए, जिस डेवलपमेंट के लिए उनको दिया गया है, क्या उसको सही तरीके से जो है सेंटर और स्टेट जो है उसको सही जगह पे जो है इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है, ये कौन ऑडिट करता है, इसको कौन ऑडिट करता है, इसको जो है कंट्रोलर और ऑडिट जनरल जो है ऑडिट करता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको जो है सही तरह से जो है यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है।
ये था आपका। और सी देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। जो भी ऑल इंडिया सर्विस या हायर सेंट्रल सर्विस है, इन सब पे जो है आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कौन कराता है, आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है। जैसे यूपीएससी क्या क्या कंडक्ट कराता है, आईएएस एग्ज़ाम हो गया, आईपीएस एग्ज़ाम हो गया, आईएफएस एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विसेज एग्ज़ाम हो गया। ये सारे कौन कंडक्ट कराता है आपका, ये आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और ये एडवाइस भी करता है प्रेसिडेंट को ऑन ए डिसिप्लिनरी मैटर, और डिसिप्लिनरी मैटर के लिए भी जो है ये प्रेसिडेंट को जो है एडवाइस करता है। अब देखिए यूपीएससी जो है आपके सेंट्रल लेवल पे, ये मैं सेंटर की बात कर रही हूँ कि ये जो है सेंट्रल लेवल पे जो है आपके एग्ज़ाम जो है ऑल इंडिया सर्विसेज, जो जितने भी एग्ज़ाम हैं इंडिया के, उनको कंडक्ट करता है। उसी तरह से जो है स्टेट के जो एग्ज़ाम है वो कौन कंडक्ट करेगा, उसी तरह से जो है स्टेट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए स्टेट सर्विस कमीशन बनाई गई हैं, जो क्या करती हैं, जितनी भी स्टेट की रिक्रूटमेंट हैं, स्टेट सर्विसेज जैसे पीसीएस एग्ज़ाम हो गए वो कंडक्ट कराती है। सॉरी, पीसीएस के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराती है आपकी स्टेट सर्विस से। स्टेट सर्विस कमीशन जो अपॉइंटमेंट हो गए, वो सब स्टेट के जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं रिक्रूटमेंट के, वो जो है वो कौन करवाती है, स्टेट सर्विस कमीशन करवाती है। और ये एडवाइस भी करती है गवर्नर को ऑन ए डिसिप्लिनरी मैटर। ओके, और ये था आपका इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के रिलेटेड। इसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फीचर है वो है हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न मतलब कि कंट्री में जो है कुछ इमरजेंसी हो रही है, तो उसके लिए क्या क्या जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या प्रोविज़न जो प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे जो है उन इमरजेंसी होने के लिए कोई थ्रेट हो रहा है, कोई रिस्क होने वाला है, तो उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसे क्या इमरजेंसी प्रोविज़न जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे हम इससे जो है बच सकें। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इलेबोरेट इमरजेंसी प्रोविजन टू अनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन हो जाती है अगर हमारी कंट्री में, ठीक है, जिसकी हमने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन होगी, सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होगी जिसका हमने जो है जिसका हमने जो है सोचा भी नहीं होगा, मतलब ऐसी कोई कंडीशन जो है होने वाली है हमारी कंट्री पे, ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है, ठीक है, एबनॉर्मल सिचुएशन जो ऐसी आने वाली है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन। और ये जो है प्रोविज़न किसके लिए बनाए गए, ये इमरजेंसी प्रोविज़न किसके लिए बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट के लिए, ताकि जो वो इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन के साथ जो है इफेक्टिवली जो है उनको सॉल्व कर सके, ठीक है। The rationality behind the incorporation of these provisions is to safeguard the sovereignty, unity and integrity and security of the country, the democratic political system and the constitution। ये इमरजेंसी प्रोविज़न लाने का मेन मकसद क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, कि ताकि जो हमारी कंट्री की जो सॉवरेंटी है, इंडिपेंडेंस है, उसको जो सेफ गार्ड किया जाए, यूनिटी इंटीग्रिटी कंट्री की, सिक्योरिटी हमारी कंट्री की, या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको जो है सेफ गार्ड करके हम जो है प्रोटेक्ट करके जो है रख पाएँ, ठीक है। अब तीन तरह के जो है इमरजेंसी होती हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न जो है 3 टाइप्स की होती हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी था यहाँ पे, स्टेट इमरजेंसी हो गया, और फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। अब देखो नेशनल इमरजेंसी क्या है हमारी, नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर आता है, नेशनल इमरजेंसी जो है हमारा 352 आर्टिकल अंडर के आता है, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट जो है इमरजेंसी आपने याद रखनी है कि कौन कौन सी इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी, लेकिन ये भी याद रखना है किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी जो है वो किस आर्टिकल के अंडर आती है, 356 के अंडर आती है, ये भी आपको याद रखना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये किसके आर्टिकल के अंडर आती है, आर्टिकल 360 के अंडर आती है, ठीक है। अब देखिए नेशनल इमरजेंसी जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिविलियन, ठीक है। अब देखिए नेशनल इमरजेंसी जो है कब जो है नेशनल इमरजेंसी जो है एक प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर कर सकता है, जब कोई वार या एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे मान लो कि हमारे जैसे मान लो यूक्रेन की और रशिया की वार चल रही है,
ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है आपस में, लेकिन अगर हमारी कंट्री को थ्रेट हो जाए कि हो सकता है कि जो रशिया या यूक्रेन जो है हमारी कंट्री पे जो है अटैक कर दे, बाहर की कोई कंट्री जो है हमारे ऊपर अटैक कर दे, तो इस केस में जो है प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, 352 आर्टिकल के अंडर जो है नेशनल इमरजेंसी जो है कंट्री में जो है लागू कर देगा। जब आर्म्ड रिविलियन हो जाए, आर्म्ड रिविलियन को जो है पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला जाता था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में। उस टाइम पे जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को जो है रिप्लेस करके जहाँ पे आर्म्ड रिविलियन जो है लिखा गया। आर्म्ड रिविलियन का सिंपली मतलब है कि अगर इंटरनली हमारी कंट्री में कुछ बाहर का कोई खतरा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन कंट्री के अंदर ही अगर कोई ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि जिसकी वजह से जो है हमारी कंट्री की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी या यूनिटी पे कोई थ्रेट है, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट है, तो उस केस में भी जो है नेशनल इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट जो है लागू कर सकता है हमारी कंट्री के अंडर, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी कब हुई थी, ये मैंने कल भी आपको बोला था कि नेशनल इमरजेंसी जो है हमारी कंट्री में अब तक एक ही बार डिक्लेयर हुई है। वो कब हुई थी, 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी हमारी जो है प्राइम मिनिस्टर्स थी, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए स्टेट इमरजेंसी। यहाँ पे जो है आपका स्टेट इमरजेंसी है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है स्टेट इमरजेंसी, यहाँ पे एरर है, STATE, स्टेट इमरजेंसी, ओके। तो यहाँ पे क्या है आपका स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी का मतलब होता है जब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए एक स्टेट में, और ये प्रेसिडेंट रूल जो है, इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं स्टेट इमरजेंसी को। स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है कि सेंटर जो है वो पावरफुल हो जाता है, और स्टेट जो है उससे सारी जो है पावर्स ले ली जाती हैं, और स्टेट जो है सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। पर ये जो इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, ये आर्टिकल 356 के अंडर लगाया जाता है, जब जो है एक ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, अगर जो है गवर्नमेंट जो है वो फेल हो जाती हैं अब एक स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करने में, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है उस केस में जो है जो इमरजेंसी लगाई जाएगी वो आर्टिकल 356 के अंडर लगाई जाएगी। बेसिकली ये तब लगाई जाती है स्टेट इमरजेंसी जब मैक्सिमम हमने देखा गया कि जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट आती है, जैसे JNK UT की भी ही बात ले लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो है इलेक्शन हुई 2014-15 की इलेक्शन जो है आप देखते हो, तो उस टाइम पे जो है जो गवर्नमेंट बनी वो PDP की और NDA गवर्नमेंट बनी है ना। PDP और NDA गवर्नमेंट जो है बनाई गई थी, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट चली, उसके बाद जो है एक गवर्नमेंट ने जो है अपना सपोर्ट जो है वो एक गवर्नमेंट दो, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों जो पार्टीज़ होंगी, दो पार्टीज़ थी PDP और NDA, दोनों की जो है आइडियोलॉजी जो है डिफरेंट होने की वजह से जो है पार्टीज़ ने आपस में जो है अपना जो है सपोर्ट जो है खो दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है फेल हो गई। स्टेट जो है अब उसमें जो है क्या लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, और तब जो है हमारे गवर्नर कौन थे, सत्यपाल मलिक। ये भी आप याद रख सकते हो, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जब जो है जब जो है स्टेट इमरजेंसी जो है JNK में लगाई गई लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुई थी, तो उस टाइम पे जो है आपके गवर्नर कौन थे, उस टाइम पे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, ठीक है। क्यों लगाई गई थी, क्योंकि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, गवर्नमेंट जो है फेल हो गई थी अपनी स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, दोनों गवर्नमेंट ने जो है अपना सपोर्ट जो है उसको खो दिया था। ये इस आर्टिकल 356 के अंडर आता है, ठीक है। पर एक दूसरा केस भी है जब आर्टिकल 365, ठीक है, जब तब भी जो है प्रेसिडेंट रूल जो है लगाया जा सकता है एक स्टेट में, जब जो है एक स्टेट जो है जो डायरेक्शन जो गाइडलाइन है सेंटर की, जब वो देखता है कि ये जो है फुलफ़िल नहीं कर रही है, एक स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो है वर्क नहीं कर रही है, एडमिनिस्टर नहीं कर रही है स्टेट्स को, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है आर्टिकल 365 के अंडर जो है स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। दो केसेस में लगाई जा सकती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर फेल हो जाए, आर्टिकल 356 के अंडर जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, और दूसरा जो है जब जो है
एक स्टेट जो है सेंटर की गाइडलाइंस जो है, डायरेक्शन जो है, उसको फुलफिल ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है एक्ट ना करे स्टेट में, तो 365 के अंडर जो है इमरजेंसी जो है, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा सकता है। आप देखो ये दोनों आप इस तरह से याद रख सकते हो, एक 356 और 56 का उल्टा ही कर लो आप 65। ओके। और थर्ड जो इमरजेंसी आपकी वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? उस केस में लगाई जाती है जब जो है कंट्री पे जो है कोई फाइनेंशियली जो है थ्रेट है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे कोई थ्रेट है। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, कोविड-19 का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जो है ऐसी सिचुएशन लग रही थी कि कोविड-19 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगा दी जाए, क्योंकि जो है पूरी तरह से जो है सारे बिजनेस ऑक्यूपेशन जो है पूरी तरह से बंद हो गए थे, सभी जो है अपने घरों में जो है बंद हो गए थे, जिसकी वजह से जो है कंट्री जो है बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ये था कि कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर ना करनी पड़ जाए, ठीक है। जब जो है फाइनेंस पे जो है एक कंट्री के फाइनेंस पे जो है थ्रेट होता है, तो उस टाइम पे जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। जब जो कंट्री जो है फाइनेंशियली जो है वीक हो जाती है, तो उस टाइम पे जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है स्टेट के अंदर जो है एक कंट्री के अंदर लगाई जाती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर लगाई जाती है? आर्टिकल 360 के अंडर जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। आई होप आपको फाइनेंशियल ये इमरजेंसी प्रोविजन का भी समझ आ गया होगा। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंटर बिकम ऑल पावरफुल। जब भी ये इमरजेंसी लगाई जाता है, जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है, जो सेंटर होता है वो बिकम ऑल पावरफुल एंड स्टेट गो इनटू द कंट्रोल, टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। कहते हैं कि जब 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 भी जो है इमरजेंसी लगाई जाती है, तो इसमें क्या होता है, जितनी भी स्टेट के पास पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स उससे जो है ले ली जाती है, और सेंटर जो है यहाँ पे पावरफुल बन जाता है, ठीक है। सेंटर पावरफुल बन जाता है। और जो फेडरल सिस्टम है ना, फेडरल सिस्टम मैंने पढ़ाया था कि फेडरल का मतलब हो गया पावर्स को डिवाइड किया होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो फेडरल जो सिस्टम है वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी में। यूनिटरी सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था कि यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे जो है सेंटर जो है ज़्यादा यहाँ पे जो है सेंटर पावरफुल होता है, सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा फेडरल सिस्टम है ये किस में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। सेंटर जो है वो पावरफुल बन जाती है, सारा स्टेट का कंट्रोल जो है वो सेंटर के अंडर आ जाता है, ठीक है। और ये जो है ये जो कन्वर्जन होना है फेडरल से यूनिटरी में, ये इसके लिए आपको कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कुछ भी हमने चेंज लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग लाते हैं। तो जब भी आप फेडरल से यूनिटरी में कन्वर्ट करोगे एक स्टेट को जो है, उस टाइम पे आपको किसी भी तरह का जो है अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है पॉलिटिकल सिस्टम का फेडरल से यूनिटरी, ये भी एक क्या है, बहुत ही यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। तो कल का एक लेक्चर बचा, सिर्फ लास्ट जो है 3-4 और इसके जो है फीचर्स हैं। और कल जो है इस साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये चैप्टर हम टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ये कल हम बाइंड अप कर देंगे। और संडे को जो है इसके एमसीक्यूज़ भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहाँ तो प्रियम्बल करेंगे, देखेंगे सिलेबस में आई थिंक प्रियम्बल ही है आपका, तो हम लोग जो है प्रियम्बल को जो है डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग प्रीवियस लेक्चर, जितना भी मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में पढ़ाया है वो सारा जो है आप लोग जो है रिवीजन कर दीजिए। ये आज का जो है 9th लेक्चर था आपका, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।